बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक क्लास की फिजिक्स, मगर कंप्लीट बुक के जो है वो एमसीक्यूज जो है हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप सारे एमसीक्यूज को अगर आप डिटेल में और स्लोली सुनना चाहते हैं तो वो भी वीडियोस जो है वो आपकी सारे के सारी पड़ी हुई हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। मगर यहाँ पे थोड़ा हम स्पीड में करेंगे और जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी जो है वो एक रिपीट कर लें सारे के सारे एमसीक्यूज को, ताकि आप लोगों को फायदा हो। तो चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है? जनरल वेव प्रॉपर्टीज। तो इसका पहला एमसीक्यूज है, अ गर्ल थ्रोज अ स्मॉल स्टोन इनटू द लेक। एक लड़की जो है वो एक पत्थर उठाती है और किसी लेक में जो है वो झील के अंदर फेंक देती है। तो उस पत्थर को फेंकने की वजह से वेव्स स्प्रेड आउट, वहां पे जो है वेव्स बनती हैं, लहरें बनती हैं। तो फिर वो जो लहरें बनती हैं वो टोटल कितनी बनती हैं? 10 वेव्स बनती हैं। शी नोटिस दैट 10 वेव्स रीच टू द साइड ऑफ द पॉन्ड। टोटल जो वेव्स पत्थर के गिरने की वजह से बनती हैं वो 10 वेव्स बनती हैं इन अ टाइम ऑफ 5.0 सेकेंड, और उन वेव्स को जो टाइम लगता है वो 5 सेकेंड लगते हैं। बताएं कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो उसमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। जब भी हम नंबर ऑफ वेव्स को टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलती है? फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वेव्स, टोटल यहां पर हमारे पास वेव्स का तादाद कितना है? यहां पर हमारे पास 10 वेव्स हैं, ओके। और टाइम हमारे पास कितना है वो हम टाइम देखेंगे। टाइम हमारे पास है 5। तो जब हम यहां पे डिवाइड करेंगे इनको तो हमें पता है 10 के ऊपर 5 का टेबल जाता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई है वो कितनी आ गई है? 2। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज, ठीक है। तो एक बच्ची जब पत्थर को किसी झील के अंदर फेंकेगी तो उसके अंदर जो 10 वेव्स बन रही हैं, उन 10 वेव्स को बनने में जो टाइम 5 सेकेंड लग रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? 2 हर्ट्ज होगी। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा। सेकेंड एमसीक्यूज, वाटर वेव्स कैन बी यूज्ड टू शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। यहां पे आपके पास जो है नीचे एक टेबल दिया गया है, उसमें हमें बताना है, क्या बताना है? विच रो शोज, बताएं कि कौन सी रो जो है वो शो करती है और नॉट द स्पीड ऑफ द वाटर वेव चेंजेस। हमें सिंपली इस एमसीक्यूज का ये मतलब है कि आप ये बताएं कि जो पानी की जो वेव्स होती हैं, पानी की जो वेव्स होती है, लहरें होती हैं, उनकी जो रफ्तार होती है वो किस में चेंज होती है और किस में चेंज नहीं होती। तो याद रखिएगा, पानी की जो रफ्तार है वो रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होती, रिफ्रैक्शन में चेंज होती है, डायफ्रैक्शन में चेंज नहीं होती। पानी के अंदर जो वेव्स बनती हैं उसकी रफ्तार, पानी की वेव्स की जो रफ्तार है वो इसमें चेंज नहीं होती, डायफ्रैक्शन में भी चेंज नहीं होती। सिर्फ जो है वो किस अमल में चेंज होती है? रिफ्रैक्शन के अंदर चेंज होती है। तो इसके अंदर आएगा नो, यस और इसके अंदर नो। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। MCQ number 3, the diagram show water waves move slowly after passing into the shallow water. Which diagram shows happens to the wave? कह रहा है कि आप ये नीचे जो है ना वो तस्वीर देखें और ये बताएं कि किस तस्वीर के अंदर पानी की जो लहरें हैं वो आहिस्ता से गुजर रही हैं। तो अब हमें कैसे पता चले इस तस्वीर से कि पानी की जो रफ्तार है, पानी के अंदर जो लहरें बन रही हैं उनकी जो रफ्तार है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है? तो ये हमें कैसे पता लगेगा? तो याद रखिएगा, वेव्स की, पानी की जो लहरें हैं उनकी आहिस्ता से जो गुजरना है वो हमें कैसे पता लगेगा? याद रखिएगा, जब पानी की स्पीड जो है वो जब कम हो जाती है, आहिस्ता हो जाती है, तो याद रखिएगा उनकी जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम हो जाती है और उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेव्स की, जो वेव्स पानी के अंदर बन रही हैं, जो वाटर वेव्स बन रही हैं, हमें यह बताना है कि भाई जो वाटर की जो वेव्स हैं, वाटर की वेव्स जो है वो स्लो कहां पे हो रही हैं। तो वाटर्स की वेव जो है वो उनकी जो स्पीड ऐसा ऐसा कम हो रही है वो कैसे पता चलेगी? तो 2 चीजों से पता लगेगी। नंबर 1 वेवलेंथ से, एक वेवलेंथ से पता लगेगा। नंबर 2 दूसरी चीज कौन सी होगी कि उसकी जो डायरेक्शन होगा उससे पता लगेगा, ठीक है। ओके जी, तो याद रखिएगा उसकी जो वेवलेंथ होगी ना, वो जो वेवलेंथ होगी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, पहले ज्यादा होगी माने ग्रेटर होगी, फिर बाद में क्या हो जाएगी? स्मॉल, ओके। और जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अब आप तस्वीर देखें, सी ऑप्शन में देखें कि आपकी जो तस्वीर है, आप देखें जब पानी पहले आ रहा है
तो पहले देखें ये जो डिब्बे बने हुए हैं, ये जो डिब्बे बने हुए हैं, पहले देखें कि ये डिब्बे जो है वो क्या है, थोड़े बड़े बड़े हैं, इनके बीच में जो फासला है, इनके जो बीच में ये जो फासला है वो ज्यादा है। वो जैसे ही देखें नीचे हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता आप तस्वीर देखें ऐसे ऐसे बन रही है, ऐसे ऐसे बन रही है, और वो तस्वीरें क्या है, बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है। पहले देखें ये डायरेक्शन पहले ऐसे सीधा था, अब डायरेक्शन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मगर वेवलेंथ अब देखें इसके अंदर जो वेवलेंथ है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता जो वेवलेंथ हो रही है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो याद रखिएगा पानी के अंदर जो वेव्स बन रही है उनका पता कैसे लगेगा कि उनकी जो वेवलेंथ होगी वो आहिस्ता आहिस्ता जो होगी क्या होगी, कम होगी, और उनका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, चेंज। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। MCQs number 4, the diagram shows the water waves approaches a barrier with a gap. The waves reaches at a point P. What is the name of the effect that cause the wave to reach the point? अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जब वेव्स वक्फे वाली रुकावट तक पहुंचेंगी तो यहां तक उसका जो अंदाज होगा वो क्या होगा। आसान लफ्जों में अगर ये कहें, जब वेव यहां से गुजरेंगी, जब वेव यहां से आएंगी, अब यहां पे जब पहुंचेंगी तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, रुकावट है, ये बैरियर है, ये भी एक रुकावट है, और ये भी क्या है आपकी, ये भी एक बैरियर है, ये भी रुकावट, ये भी रुकावट। इन दोनों रुकावटों के बीच में ये क्या है, ये बेसिकली एक गैप है। क्या है, गैप। तो कह रहा है कि वेव्स, पानी की लहरें जब इस गैप में से गुजरेंगी, दो रुकावटों के दरमियान वाले गैप से गुजरेंगी, तो जैसे ही गुजर के जब वो यहां पे पहुंचेंगी, इस पी पॉइंट तक पहुंचेंगी, तो बेसिकली वेव्स क्या हो जाएंगी, तो हमें यह बताना है। तो याद रखिएगा कि ये कौन सा अमल होगा, तो हम यहां पे कहेंगे कि यहां पे आपकी जो वेव्स होंगी, इस अमल को जब वेव्स यहां से निकल के इस गैप में से गुजर के जब पी पॉइंट तक पहुंचेंगी तो ये क्या हो जाएंगी, डायफ्रैक्शन हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, डायफ्रैक्शन हो जाएंगी। इस अमल को हम बेसिकली क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। माने इस तरह जो है वो वेव्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पी पॉइंट तक पहुंचेंगी इस गैप से गुजरने के बाद। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। नंबर 5 MCQs, वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप इनटू द शैलो रीजन, द रिफ्रैक्टेड द कैरेक्टर्स ऑफ द वेव विच विल रिमेन कांस्टेंट। कह रहा है कि जो पानी की जो वेव्स हैं, जब गहराई से कम गहराई में जाएंगी तो रिफ्रैक्टेड हो जाएंगी। तो बताएं वेव्स की वो कौन सी खासियत होगी जो चेंज नहीं होगी। कह रहा है कि पानी की वेव्स हैं वो गहराई से कम गहराई में जा रही हैं और रिफ्रैक्ट हो रही हैं। तो बताएं वेव्स की वो कौन सी खासियत होगी जो चेंज नहीं होगी। तो याद रखिएगा उसकी एक ही चीज चेंज नहीं होगी, वो होगी फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी। अच्छा यहां पे एक बात और याद रखिएगा, कौन कौन सी चीजें भला चेंज होंगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, बस एक चीज चेंज नहीं होगी, वो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 6 MCQs, विच इज द नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। कह रहा कि बताएं इन चार ऑप्शन में से कौन सी खासियत जो है वो वेव की नहीं होती, या कौन सी यहाँ पे खासियत जो है जिसका ताल्लुक वेव के साथ नहीं होता। याद रखिएगा वेव्स के अंदर एम्पलीट्यूड भी होता है, वेव्स का टाइम पीरियड भी होता है, वेव्स के अंदर वेलोसिटी भी होती है, रफ्तार भी होती है, मगर वेव्स के अंदर एक चीज नहीं होती, उसका मास नहीं होता। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Number 7, when an oscillating object is the simple harmonic motion, its maximum speed occurs when the object is at। कह रहा है कि एक हमारे पास पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन उसके अंदर हो रहा है, तो बताएं कि उसके अंदर जो स्पीड है, उसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा स्पीड है वो कहां पे होगी। तो याद रखिएगा हमें पता है कि फर्ज करें अगर हमारे पास कोई पेंडुलम है, तो ये वाली जो इसकी पॉइंट है, झूला जो है इसकी ये वाली जो पॉइंट है, ये क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाती है। और जब झूला यहां पे पहुंचेगा तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, इसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, और इसे भी हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, ओके जी, मीन पोजीशन भी इसको कहते हैं हम। तो जब आपका पेंडुलम यहां से झूलता हुआ जब यहां पे जाएगा, फिर जब वापसी आएगा, जब वापसी आते हुए जब यहां से गुजरेगा ना, तो बहुत तेजी से गुजरेगा। ये यहां से जब इधर यहां से गुजरेगा तो तेजी से गुजरेगा। तो यहां पे पेंडुलम में जो सबसे ज्यादा से ज्यादा जो रफ्तार होगी वो बताएं मैक्सिमम स्पीड कहां पे होगी, तो हम कहेंगे इस पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा होगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सी पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। MCQs नंबर 8,
इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम द बॉब एक्सीलरेटेड फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पॉइंट ड्यू टू, कह रहा है कि बताएं कि एक आपके पास पेंडुलम है और उस पेंडुलम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ती जाती है। जब पेंडुलम एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पोजीशन की तरफ आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आता है, तो बताएं कि उसके अंदर रफ्तार ज्यादा तेज क्यों हो जाती है, किस वजह से हो जाती है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। जमीनी कशिश की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है वो इसके अंदर रफ्तार ज्यादा हो जाती है। जब वो एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पॉइंट पर आता है तो इस वजह से ज्यादा क्यों होती है, वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 9 एमसीक्यूज इन द बॉल एंड बाउल सिस्टम, कह रहा है बॉल एंड बाउल सिस्टम में जो मीन पोजीशन होती है, जो मरकजी मकाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास कोई प्याला नुमा शक्ल है, ठीक है, और बाउल मीन्स प्याला, एक हमारे पास प्याला नुमा शक्ल है, उसकी जो मीन पॉइंट होती है, वो पॉइंट जहां से मोशन स्टार्ट करता है, जहां से हरकत का अमल स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सेंटर ऑफ द बाउल, बाउल का सेंटर, ठीक है, बाउल का सेंटर कहेंगे। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 10 नंबर एमसीक्यूज, ऑसिलेशंस आर डैम्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कह रहा है कि हमारी जो ऑसिलेशंस है, किसी भी बॉडी का वाइब्रेट होना, किसी भी बॉडी का आगे और पीछे होना, टू एंड फ्रो होना जो है वो डैम्ड क्यों हो जाता है, स्लोली स्लोली वक्त के गुजरने के साथ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है, रगड़ की कुवत की वजह से जो है वो ऑसिलेशन हमारी डैम्ड हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ खत्म हो जाती है। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहां पे आपका यूनिट नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज के एमसीक्यूज खत्म हुए। यूनिट नंबर 11 साउंड के एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1, साउंड इज द फॉर्म ऑफ, कह रहा है कि हमारी जो आवाज है, हमारे जो साउंड होता है वो किसकी शक्ल होती है। तो नंबर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हमारी जो साउंड है वो मैकेनिकल एनर्जी है, हमारी जो आवाज है वो किसकी शक्ल है, मैकेनिकल एनर्जी, माने वो वेव्स जो जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जिनको सफर तय करने के लिए हवा की जरूरत होती है, उन वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, मींस मीडियम डिपेंडेंट वेव्स, ठीक है। तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। MCQ नंबर 2, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज दैट अ नॉर्मल ह्यूमन एयर कैन डिटेक्ट, कह रहा है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, वो आवाज की फ्रीक्वेंसी जो इंसान जात इजीली जो है वो ऑडिबल कर सकता है, सुन सकता है। तो इंसान जो है वो कितनी आवाज को सुन सकता है, याद रखिएगा, इंसान जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, 20 और 20,000 के दरमियान वाली फ्रीक्वेंसी को इजीली जो है वो ऑडिबल कर सकता है, इजीली सुन सकता है, ना तो 20 से कम ना 20,000 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। इनके दरमियान वाली जो भी फ्रीक्वेंसी होगी इंसान जात उसको इजीली जो है वो सुन सकता है। तो इसका वैसे बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। इसमें लिखा हुआ है 20 हर्ट्ज एंड 20K, के मींस 1000, ये देख लिखा है ना के, ये के है, के मींस 1000, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। MCQs number 3, the approximate value of the speed of the sound in air at 0 degree centigrade temperature is, कह रहा है कि बताएं कि हवा के अंदर आवाज की रफ्तार क्या होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो याद रखिएगा जो आवाज की जो रफ्तार होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये याद रख लें कि एयर के अंदर जो साउंड की जो स्पीड होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 4 MCQs, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड्स एज कंपेयर टू द गैसेस बिकॉज ऑफ, कह रहा है कि आवाज जो है वो ज्यादा तेज सफर करता है सॉलिड्स में, गैस के मुकाबले में। आवाज की जो सबसे ज्यादा रफ्तार होती है वो किस में होती है, सॉलिड्स में होती है, गैस से ज्यादा। तो बताएं ऐसा क्यों होता है। तो हम कहेंगे साउंड में आवाज की रफ्तार ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड बॉडीज होती हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। मगर अगर गैस की बात की जाए तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो है वो गैप होता है, ठीक है। तो इसलिए आवाज की रफ्तार जो है वो फास्टर होती है सॉलिड्स में गैसेस के मुकाबले में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम कहेंगे सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड टाइटली, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनके अंदर रफ्तार ज्यादा तेज होती है। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। MCQ नंबर 5, द टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कह रहा है कि बताएं वो कौन सी दो बातें हैं, वो कौन सी दो जो हैं वो चीजें हैं
जो आवाज की रफ्तार पर असरअंदाज होती हैं। तो याद रखिएगा, एक जो है वो आवाज की रफ्तार पर जो दो चीजें जो है वो असरअंदाज होती हैं, एक होता है टेम्परेचर, नंबर 2 दूसरा होता है नमी। ठीक है, नमी को ह्यूमिडिटी कहते हैं और दूसरा होगा टेम्परेचर। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट कि आवाज की रफ्तार पर हवा में दो चीजों का जो है वो इफेक्ट होता है, दो चीजें जो है वो असरअंदाज करती हैं, एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 6 एमसीक्यूज, द सेपरेशन बिटवीन टू consecutive compression of the sound waves is called। कह रहा है कि साउंड की जो वेव्स होती हैं, साउंड की जो वेव्स होती हैं वो इस तरह होती हैं, साउंड की जो वेव्स होती हैं वो इस तरह ट्रेवल करती हैं। तो ये जो आपको पार्टिकल्स करीब करीब नजर आ रहे हैं, ये जो आपको पार्टिकल्स करीब करीब नजर आ रहे हैं, करीब करीब को हम कहते हैं कंप्रेशन। ये जो पार्टिकल्स करीब करीब है ये क्या है, इसको कहते हैं कंप्रेशन। और यहां पे देखें पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं, इसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। क्या कहते हैं, रेयरफेक्शन। तो कह रहा है कि दो कंप्रेशंस के दरमियान वाला ये जो फासला है, ये जो दरमियान वाला फासला होता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। इसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो ट्रेवल कर रही है किसी एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है, तो वेव मेरी यहां से, मेरी आवाज जो है अगर यहां से यहां तक जा रही है तो इसने कितना ये बीच में डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आ डिस्टेंस व्हिच कवर बाय वेव, वो डिस्टेंस जो वेव तय करती है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। सिंपल हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहां पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा, वेवलेंथ। 7 नंबर एमसीक्यूज, द ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स फ्रॉम द फास्टर टू स्लोएस्ट। कह रहा है कि आप जो है ना तरतीब बताएं कि साउंड की जो स्पीड होती है उसकी जो है वो एक तरतीब दे के बताएं कि सबसे ज्यादा तेज किसमें होती है, उससे कम किसमें होती है, उससे कम किसमें होती है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आवाज की जो रफ्तार होती है, मीडियम हमारे पास 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कह रहा है कि आवाज की रफ्तार इनमें बताएं, तेज से स्लो की तरफ बताएं। तो सबसे ज्यादा हमें पता है कि आवाज की जो रफ्तार होती है वो सबसे ज्यादा तेज सॉलिड में होती है, उससे कम जो है वो लिक्विड में होती है, उससे कम जो है वो किस में होती है, गैस में होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहां पे आपके पास जो है वो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तेज से स्लो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 8, अल्ट्रासाउंड हैज सेवरल यूजेस इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, विच वन हैज यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। कह रहा है कि बताएं कि अल्ट्रासाउंड का जो इस्तेमाल होता है वो मेडिसिन में और इंडस्ट्रीज में बहुत सारा इस्तेमाल है। तो यहां पर आप बताएं कि कौन सा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा अल्ट्रासाउंड के लिए। तो यहां पे जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, प्री नेटाल स्कैनिंग। ये जो है बेसिकली बच्चा जो है वो पैदा होने से पहले, कोई भी बच्चा है वो किसी माँ की पेट के अंदर है, तो उसके पैदा होने से पहले जो हम पैदाइश से पहले जो हम बच्चे का जो है वो जायजा लेते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो हो रही है नहीं हो रही, बच्चा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, या बच्चे के अंदर कोई इशू तो नहीं है। तो ये चीज वगैरह देखने के लिए जो है हम जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो उसे क्या कहेंगे, प्री नेटाल स्कैनिंग। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 9, द कॉज ऑफ द इको इज। कह रहा है कि आवाज का जो गूंजना है, आवाज जो गूंजती है वो किसकी वजह से गूंजती है। तो याद रखिएगा, आवाज जब किसी चीज से टकरा कर वापस आती है तो आवाज जो है हमारी क्या होती है, गूंजती है। तो आवाज का जो गूंजने का जो मेन सबब है वो क्या होता है, वो कौन सा अमल होता है, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। रिफ्लेक्शन की वजह से जो है वो आवाज की जो है वो गूंज होती है, आवाज गूंजती रिफ्लेक्शन की वजह से है। नंबर 10 एमसीक्यूज, विच टाइप ऑफ द वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। बताएं कि वो कौन सी वेव है जो सफर नहीं करती खला में। ठीक है, वो कौन सी वेव है जो खला में सफर नहीं करती, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, साउंड वेव्स। आवाज की जो लहरें होती हैं, आवाज की जो गूंजें होती हैं वो सफर नहीं करती खला में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका ए होगा। यहाँ पे आपका 11 चैप्टर कंप्लीट हुआ। यूनिट नंबर 12, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू, द वेव दैट हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर टू ट्रीट ट्यूमर्स। कह रहा है कि वो कौन सी वेव्स हैं जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा होती है और उसको इस्तेमाल किया जाता है ट्यूमर वगैरह के लिए, जो ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, उनके इलाज के लिए, ट्यूमर के इलाज के लिए इंतहाई जो मुफीद, जो सबसे ज्यादा फायदेमंद
जो आपकी रेज होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो याद रखिएगा, ट्यूमर्स वगैरह के लिए, ट्यूमर के इलाज के लिए जो बेहतरीन रेज होती हैं वो आपकी गैमा रेज होती हैं, और गैमा रेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 2, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है रेडियोथेरेपी में टू डिस्ट्रॉय, खत्म करने के लिए कैंसर सेल्स को। आसान भाषा में, कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए कौन सी रेज का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा, एक्स रेज का इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 3 एमसीक्यूज, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन डायमंड। कह रहा है कि बताएं हीरे में रोशनी की रफ्तार, हीरे में रोशनी की रफ्तार कितनी होती है? तो ये याद रख लें, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरे में रोशनी की जो रफ्तार होती है वो आपकी 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 4 एमसीक्यूज, द ग्रुप कंटेनिंग ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बताएं कि आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं और उसके अंदर कुछ वेव्स मौजूद हैं, आप ये बताएं वो कौन सी वेव्स हैं जो खला में भी ट्रेवल कर जाती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो आप में बताएं कि इनमें से कौन कौन सी वेव्स हैं? तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। ये तीनों वेव्स ऐसी हैं जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, जो खला में भी ट्रेवल कर जाती हैं, और इन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, जो है वो नॉट मीडियम डिपेंडेंट वेव्स कहा जाता है। मगर बी ऑप्शन देखें, सी देखें, डी देखें, इनके अंदर साउंड वेव्स भी मिला हुआ है। तो इस वजह से हमने कहा, बाकी तो दो आपकी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मगर साउंड आपको पता है कि वो जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। साउंड वेव जो है वो आपकी खला में ट्रेवल नहीं करती, इसलिए उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं कहते। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 5, टू लिस्ट दैट द शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ 5वें एमसीक्यूज में मैं ये बता रहा है कि आप ये बताएं कि एक तरतीब बताएं कि कौन सी वेव्स जो हैं उनकी वेवलेंथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज्यादा होती है, या आसान लफ्जों में ये कहें कि आप ये बताएं कि किस वेव की वेवलेंथ किससे ज्यादा होती है, ये आप बताएं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसका वैसे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे जो कम से कम जो वेवलेंथ होती है वो आपकी गामा रेज की होती है। उससे थोड़ी ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो एक्स रेज की होती है, और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो आपकी माइक्रोवेव्स की होती है। पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तरतीब में हमेशा ऐसे रखते हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर, छोटी वैल्यू से बड़े की तरफ, स्मॉलर टू द ग्रेटर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेवलेंथ माइक्रोवेव्स की, उससे कम एक्स रेज की, और उससे कम गामा रेज की। मगर यहाँ पे हमें तरतीब रखनी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कम से कम गामा, उससे ज्यादा एक्सरे, उससे ज्यादा माइक्रोवेव्स। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 6 MCQs, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड इन द सिक्योरिटी स्कैनर एट द नाइट। कह रहा है कि वो कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है रात के वक्त हिफाजती मकसद के लिए। हिफाजती मकसद के लिए जो रात के वक्त हम स्कैनर्स वगैरह यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन सी होती है? तो हमें वो होती है आपकी इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं रात के वक्त जो है हिफाजती मकसद के लिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 7 MCQs, a narrow beam of white light passes from air into the glass and it is refracted। कह रहा है कि सफेद रोशनी की बारीक शुआ जब हवा से शीशे में दाखिल होती है, आपकी जो सफेद रोशनी है, आपकी जो व्हाइट लाइट है, उसकी जो बारीक शुआएं हैं, बिल्कुल बारीक बारीक जो रेज हैं, वो जब हवा से शीशे में दाखिल होती हैं तो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो आप ये बताएं वो कौन सी खासियत है जो आपकी चेंज नहीं होती। तो याद रखिएगा कि जब आपकी सफेद रोशनी हवा से शीशे में दाखिल होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, मगर एक चीज अनचेंज रहेगी, वो होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। MCQs नंबर 8, द टाइप ऑफ द वेव दैट आर यूज्ड इन द टेलीविजन रिमोट कंट्रोलर। कह रहा है कि आप ये बताएं वो कौन सी वेव्स हैं, वो कौन सी वेव का किस्म है जो टेलीविजन में इस्तेमाल होने वाली शुआ होती है।
कह रहा है कि बताएं कि टेलीविजन में जो इस्तेमाल होने वाली शुआएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं। अक्सर रिमोट वगैरह के अंदर भी होती हैं, तो वो आपकी होती है बी ऑप्शन, इंफ्रारेड वेव्स जो है वो टेलीविजन के अंदर इस्तेमाल होने वाली शुआएं होती हैं। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 9, द कलर दैट इज लीस्ट डेविएटेड बाय प्रिज्म। कह रहा है कि बताएं वो कौन सा कलर है, वो कौन से कलर वाली रेज हैं जो लीस्ट कम से कम जो है वो डेविएट होती हैं, वो आपकी रेड वेव्स होती हैं। ठीक है, रेड रेज जो है वो कम डेविएट होती हैं जब प्रिज्म से गुजरती हैं, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सीक्वेंस नंबर 10, द ऑप्टिकल फेनोमेना इन विच द स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू द 7 डिस्टिंक्ट कलर्स अकर्स इन। कह रहा है कि जब सफेद रोशनी 7 रंगों में टूट जाती है, जब आपकी सफेद रोशनी 7 रंगों में टूटती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस अमल को, इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिए इस अमल को, इस फेनोमेना को हम डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के यहाँ पे एमसीक्यूज खत्म हुए। यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसका पहला एमसीक्यूज है, इन अ कॉनकेव मिरर द इमेज साइज डिपेंड अपॉन। कह रहा है कि आपके पास जो कॉनकेव मिरर होता है, मिरर के 2 किस्म होते हैं, मिरर आपका कॉनकेव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है। कह रहा है कि आपका जो कॉनकेव मिरर होता है उसके अंदर जो इमेज बनता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आप वो जो ऑब्जेक्ट रख रहे हो वो मिरर से कितना करीब रख रहे हो, कितना दूर रख रहे हो, इस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसी पोजीशन होगी इमेज का जो साइज होगा वो भी उस तरह का होगा। तो याद रखिएगा। अब एक और बात भी बता दूं, चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो, यहां पे कॉनकेव की बात की जा रही है, चाहे मिरर कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसके अंदर जो इमेज की जो साइज है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, लोकेशन पर, कि ऑब्जेक्ट कितना करीब है या कितना दूर है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 2, इन द नॉर्मल ह्यूमन आई द इमेज इज फॉर्म। एक इंसान है, उसकी आंखें बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जो है वो आंखें नॉर्मल है। तो नॉर्मल ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज बनता है वो कहां बनता है। तो याद रखिएगा नॉर्मल ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है। कहां पे बनता है, रेटिना। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सीक्वेंस नंबर 3, व्हेन अ लाइट रे इंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। कह रहा है कि जब लाइट की शुआएं, लाइट की रेज जब दाखिल होती हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो फिर इट बेंड्स, तो वो मुड़ जाती हैं। तो जब मुड़ती हैं तो फिर कैसे हो जाती हैं। तो याद रखिएगा जब लाइट की रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती हैं तो जब मुड़ती हैं तो फिर वो क्या होता है कि नॉर्मल से दूर हो जाती हैं। नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये आपकी जो है वो डेंसर मीडियम है और ये आपके पास जो है वो रेयर मीडियम है। ठीक है, तो जब लाइट की रेस डेंसर मीडियम से दाखिल होती है रेयर मीडियम में, तो फिर वो आस्ते आस्ते क्या हो जाती है इस नॉर्मल से। नॉर्मल माने वो चीज जो बिल्कुल ऐसे हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो, उससे आस्ते आस्ते क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, तो जब लाइट की रेस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होती है तो वो नॉर्मल से, परपेंडिकुलर से स्लोली दूर हो जाती हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन हो कि आपकी लाइट की रेस जो है वो रेयर मीडियम से अगर डेंसर में हो तो फिर क्या होगा, नॉर्मल के करीब आ जाएंगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर होगा सी ऑप्शन। मगर यहां पर फिलहाल डी ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 4, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव एन आईपीस लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ। कह रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर 2 लेंस इस्तेमाल होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है आईपीस। जो आईपीस होता है वो बड़ा होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो छोटा होता है। तो वो कह रहा है कि इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों की जो है वो बराबरी करें और बताएं कि किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो लाजिम बात है जो लेंस बड़ा होगा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो आईपीस बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, तो ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होगी, वो होती है लार्ज, ज्यादा होती है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 6, टू व्यू डिम स्टार्स वी यूज। कह रहा है कि वो तारे जो कम रोशन तारे होते हैं उनको देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा दूर की चीजों को देखने के लिए हम हमेशा टेलीस्कोप यूज करते हैं। क्या करते हैं, टेली माने दूर। ठीक है, तो टेलीस्कोप यूज किया जाता है। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 7 एमसीक्यूज, द ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ। कह रहा है कि इंसान की जो आंख है वो किस तरह काम करती है, वो कैमरा की तरह काम करती है। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 8, अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर्म्स एन इनलार्ज। कह रहा है कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, अक्सर लोग मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को पढ़ने के लिए। अगर अल्फाज छोटे होते हैं तो जो मैग्नीफाइंग यूज करते हैं तो अल्फाज हमें बड़े नजर आते हैं। तो कह रहा है कि जब मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास
जो है वो हमेशा क्या करता है, इन लार्ज, वो इमेजेस को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। और क्या दिखाता है, याद रखिएगा, और इमेज को जो है वो मिजाजी दिखाता है, माने वर्चुअल दिखाता है, और अपराइट, और इमेजेस को हमेशा कैसा दिखाता है, सीधा, जैसा इमेज होता है वैसा उसे सीधा दिखाता है। तो मैग्नीफाइंग जो गिलास है वो हमेशा इमेज को वो एक तो बड़ा करके दिखाता है, एक मिजाजी दिखाता है और सीधा दिखाता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर्म्स एन एनलार्ज्ड virtual and upright. C option will be correct. MCQ number 9, the entire light is reflected into the same denser medium which is called total. कह रहा है कि सारी की सारी रोशनी जब रिफ्लेक्ट होती है डेंसर मीडियम से दोबारा जब डेंसर मीडियम में आती है तो इस पूरे अमल को हम क्या कहते हैं, पूरे अमल को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब सारे की सारी रोशनी डेंसर मीडियम से निकले और रिफ्लेक्ट होकर दोबारा डेंसर मीडियम में आए तो इस अमल को जो है हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। MCQ नंबर 10, इन द ऑप्टिक फाइबर द कोर इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक। कह रहा है कि जो ऑप्टिक फाइबर होती है नेट वगैरह के लिए यूज के लिए जो हम बारीक बारीक जो है वो तारे यूज करते हैं, कह रहा है ये जो ऑप्टिक फाइबर होती है इसके अंदर एक कोर होती है, वो जो कोर होती है वो बनी होती है गिलास और प्लास्टिक से। तो इसकी क्या होगी, इसके अंदर क्या होता है ऐसा, तो याद रखिएगा इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो बहुत हाई होती है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होती है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 11 नंबर एमसीक्यूज, अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज आल्सो कॉल्ड, कह रहा है जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है इसे हम और क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मैग्नीफाइंग ग्लास को हम दूसरा जो नाम देते हैं वो क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 12 नंबर एमसीक्यूज, द डिफेक्ट इन विच द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना। कह रहा है कि बताएं वो कौन सा डिफेक्ट है, वो कौन सा मसला है जो जिसमें आपका जो इमेज होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। वो कौन सा आंखों के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि आंखों के अंदर दो मसले होते हैं, या तो शॉर्ट या तो लॉन्ग, ठीक है, या तो दूर की नजर कमजोर होती है या करीब की नजर कमजोर होती है। तो कह रहा है कि वो कौन सा आंखों के अंदर मसला होता है जिसके अंदर इमेज रेटिना के पीछे बनता है, उसे हम कहते हैं लॉन्ग साइटनेस। क्या कहते हैं, लॉन्ग साइटनेस कहते हैं, जिसमें इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनता है। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। 13 एमसीक्यू, द शॉर्ट साइटनेस कैन बी करेक्टेड बाय, कह रहा है कि एक बंदा है उसकी जो है वो करीब की नजर जो है वो शॉर्ट साइटनेस, करीब की नजर जो है वो कमजोर है, तो उसे सही करने के लिए हमें किस लेंस का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो याद रखिएगा शॉर्ट साइटनेस को सही करने के लिए हमें जो है वो कनकेव लेंस जो है वो यूज करना चाहिए, और कनकेव लेंस यहाँ चारों ऑप्शन में नहीं है, तो आप ये लिख लीजिएगा कनकेव लेंस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जब किसी बंदे की शॉर्ट साइटनेस जो है वो खराब होती है, उसको करेक्ट करने के लिए हम इस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। 14 नंबर एमसीक्यूज, लेंसेज फॉर्म्स इमेजेस थ्रू, कह रहा है कि जो लेंसेज हैं वो आपके जो इमेज बनाते हैं वो किसके थ्रू बनाते हैं, तो याद रखिएगा रिफ्रैक्शन के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। लेंसेज के अंदर जो इमेज बनता है वो किसकी वजह से बनता है, रिफ्रैक्शन की वजह से बनता है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 15, द इल्यूमिनेट द इनएसेसिबल प्लेसेस इन द टूथ डेंटिस्ट यूजेस, कह रहा है कि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं, अगर दांतों के अंदरूनी, दांतों के अंदर का अगर कोई मसला है उसको देखने के लिए डॉक्टर अंदर थोड़ी चले जाएंगे, तो उसको अंदर वाले मसलों को देखने के लिए अंदरूनी जो मसले हैं, अंदरूनी जो दांतों के अंदर हिस्से हैं, उनको देखने के लिए जो है वो डॉक्टर्स किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज खत्म हुए, चलते हैं यूनिट नंबर 14 पर। यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू है ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द चार्जेस एट रेस्ट। कह रहा है कि वो कौन सी फिजिक्स की ब्रांच है जिसका ताल्लुक होता है चार्जेस एट रेस्ट से, माने वो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है जो हमें बताती है कि हमारी जो चार्जेस हैं वो रेस्ट में है। वो फिजिक्स की ब्रांच जो हमें ये बताया कि चार्जेस आपकी रेस्ट में है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर ऐसी कोई फिजिक्स की ब्रांच हो जो हमें ये बताया कि आपकी जो चार्जेस हैं वो मोशन में है तो हम उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। अगर पंखा बंद है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, हमारी चार्जेस क्या है, रेस्ट में है। तो ऐसी स्टडी जिसमें हमें यह बताया जाए कि आपकी चार्ज रेस्ट में है हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर वुड बी। तो कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं और दोनों जो है वो पॉजिटिव यूनिट चार्जेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा
क्या कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक फर्ज करें Q1 और दूसरी हमारे पास चार्ज है Q2। दोनों जो क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्जेस, माने दोनों की जो वैल्यू है, दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन इज 1 मीटर, और दोनों के अंदर जो डिस्टेंस है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, वो भी आपका 1 मीटर है। तो याद रखिएगा, जब भी चार्जेस की वैल्यू और उनके दरमियान वाला डिस्टेंस अगर ये दोनों सेम होंगे तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो हमेशा के बराबर होगी। उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी, के। ठीक है, के का मतलब है कूलम्स कांस्टेंट, या ये भी समटाइम्स आ सकता है 9 इंटू 10 रेज पावर 9, क्योंकि कूलम कांस्टेंट बराबर होता है 9 इंटू 10 रेज पावर 9 के। तो जब भी चार्जेस की वैल्यू और दोनों के दरमियान डिस्टेंस अगर सेम होगा, इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है, और इनके दरमियान भी जो डिस्टेंस है वो भी 2 है, तब भी इनको दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये बात आप या एमसीक्यूज नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा, कूलम कांस्टेंट। एमसीक्यूज नंबर 3, द कूलम्स लॉ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स विद, कह रहा है कि कूलम का जो लॉ है वो सबसे ज्यादा जो है वो मुशाबत किससे करता है, सबसे सिमिलर जो है वो किस जैसा होता है। तो याद रखिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो मासेस के लिए था, और कूलम का जो लॉ है वो चार्जेस के लिए है। तो दो बाकी सारी की सारी बातें इनके अंदर जो है वो सेम है, तो दोनों जो है वो लॉज ये आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 4, इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज एफ, कह रहा है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन दोनों, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सी चार्ज है, नेगेटिव, इधर भी कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिव। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उसका नाम है एफ। तो आप ये बताएं कि अगर आपके पास दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन माने पॉजिटिव, अगर दो प्रोटॉन है, ओके, तो बताएं कि इनके दरमियान फोर्स क्या होगी, सेम डिस्टेंस। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इनके दरमियान है, इसके दरमियान फोर्स जो है वो एफ है, तो इसके दरमियान फोर्स क्या होगी। तो याद रखिएगा कि वैसे ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इन दो सेम चार्जेस के दरमियान, लाइक चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, रिपल्जन। इसके दरमियान भी रिपल्जन होगी, इसके दरमियान भी रिपल्जन होगी, मगर दोनों के दरमियान, अगर दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम है, अगर दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम है, तो याद रखिएगा इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो भी सेम होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मगर दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, दोनों की जो वैल्यू होती है वो हमेशा सेम होती है, 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19। इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो, दोनों का जो वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड होता है, दोनों की जो चार्जेस की वैल्यू होती है वो सेम होती है, मगर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस सेम है तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो भी आपकी क्या होगी, सेम। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 5, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, कह रहा है कि बताएं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों का आपस में डायरेक्शन क्या होता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, और सेम डायरेक्शन को हम कहते हैं पैरेलल। इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 6 एमसीक्यूज, द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट अगर किसी चार्ज को वर्क करवाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, किसी भी चार्ज को वर्क करवाया जाए, किसी भी चार्ज को वर्क करवाया जाए किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एमसीक्यूज नंबर 7, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन दे कनेक्टेड इन, कह रहा कि कैपेसिटर्स के अंदर जो कैपेसिटेंस होती है, माने कैपेसिटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो सलाहियत होती है उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कह रहे जो कैपेसिटर्स के अंदर जो कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ जाती है जब हम कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट करें,
याद रखिएगा, जब हम कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। फॉर एग्जांपल ये जो है आपके पास कैपेसिटर्स की सिंबल है, ये आपके पास एक कैपेसिटर है, दूसरा आपके पास ये कैपेसिटर है, और तीसरा आपके पास ये कैपेसिटर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन तीनों को पैरेलल कनेक्ट करूं, अगर मैं इन तीनों को पैरेलल कनेक्ट करूंगा तो याद रखिएगा इनके, अब ये तीनों कैपेसिटर्स हमारे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब इन तीनों को जो है हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ये जो है हमने इस बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ओके जी। अब आप देखिए बैटरी का एक पोटेंशियल ये है, एक पोटेंशियल ये है, देखिए ये पोटेंशियल डायरेक्ट इससे कनेक्ट है और ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट है। तो जब भी कैपेसिटर किसी बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, इसे हम कहते हैं पैरेलल, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल के अंदर इस शक्ल में, इस तरह जो है वो अगर आप कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, याद रखिएगा उनकी जो कैपेसिटेंस होगी वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी ये था कि अगर हम कैपेसिटर्स को किस तरह कनेक्ट करें तो उनके अंदर जो कैपेसिटेंस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की जो सलाहियत होगी वो बढ़ जाएगी। तो जब हम इनको पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो इनके अंदर जो सलाहियत होगी वो बढ़ जाएगी। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, टू कैपेसिटर्स ऑफ 8 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, कह रहा है कि दो कैपेसिटर्स हैं और वो बराबर हैं 8 माइक्रोफैराड के, और उनको अगर हम कनेक्ट कर दें सीरीज में तो बताएं कि इनके अंदर जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी। तो एक कैपेसिटर है हमारे पास नंबर 1 C1 किसके बराबर है, 8 माइक्रोफैराड, और दूसरा कैपेसिटर है हमारे पास C2 जो वो भी बराबर है 8 माइक्रोफैराड के। अगर हम इन दोनों को जो है वो सीरीज में कनेक्ट कर दें तो सीरीज के लिए फार्मूला होता है 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दें आप, तो 1 C1 कितनी है 8 प्लस 1, और ये C2 क्या है वो भी 8। अब देखिए इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, सेम है, तो इसका मतलब एक बार रखेंगे 8, ओके, ऊपर वाले को प्लस कर दें आपस में सीधा जो लिखे हुए 1 + 1, तो 1 + 1 क्या आएगा हमारे पास 2, और यहाँ पे 8, तो 2 1 = 2, 2 4 = 8, 1/4, तो 1/CE इज इक्वल टू 1/4 किसमें वैल्यूज गिवन है, माइक्रोफैराड। तो आपके पास जब आपके दो कैपेसिटर्स 8 माइक्रोफैराड वाले अगर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनके अंदर जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, 1/4 माइक्रोफैराड। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 9, द प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी, कह रहा है कि आपके पास एक कैपेसिटर है, तो हमें पता है कि कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, तो कह रहा है कि कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखें, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखें, तो बताएं कि कैपेसिटर के जो अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत है वो क्या हो जाती है। तो याद रखिएगा जब कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट्स होती है, जब उनके अंदर हम बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। MCQ number 10, if the area of the parallel plate capacitor is double then the capacitance will be, कह रहा है कि एक हमारे पास कैपेसिटर है और कैपेसिटर के अंदर अगर उसकी प्लेट्स का एरिया अगर बढ़ा दिया जाए, एरिया कर दें, एरिया जो है वो 2 गुना कर दें, तो बताएं कैपेसिटेंस क्या होगी। तो याद रखिएगा कैपेसिटर डिपेंड करता है उसकी प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड करता है। अगर एरिया को बढ़ा देंगे, एरिया को डबल कर देंगे, तो याद रखिएगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत माने कैपेसिटेंस जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर आप इन सारों को डिटेल में सुनना चाहते हैं तो आप जो है मेरी वीडियोस डिटेल में भी पढ़िए, वो भी आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो यूनिट नंबर 14 है वो खत्म हुआ। अब चलते हैं यूनिट नंबर 15 पर। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट नंबर 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल देन दे विल, कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। तो जब वो लो से हाई पर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, लॉस करेंगे, क्या करेंगे। तो एक चीज समझिएगा, ये जो माइनस है इसे हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल और प्लस को हम हमेशा क्या कहते हैं, हायर पोटेंशियल, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। हमें पता है कि ऊपर से नीचे चीजें खुद ब खुद आती हैं। अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं तो क्या होगा, ये खुद ब खुद जो है वो नीचे आ जाएगा जमीन के खींचने की वजह से।
तो ऊपर से नीचे चीजें खुद ब खुद आती हैं। अब मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को कहां से, लोअर पोटेंशियल से कहां लेके जाना है, हायर पोटेंशियल। और एमसीक्यू में भी यही कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें किसी नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को कहां लेके जाना है, हायर पोटेंशियल पे लेके जाना है, लोअर पोटेंशियल से हायर पे लेके जाना है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव तो खुद ब खुद आते हैं, मगर माइनस से प्लस हमें ले जाना पड़ता है। तो लाजिम बात है, इस माइनस वाले को प्लस वाले तक जाने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए इस नेगेटिव को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। वो कौन चाहिए होगा, कोई ना कोई इसको एनर्जी चाहिए। जब इसको एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी इसको मिलेगी तो ये क्या करेगा, नीचे से ऊपर आसानी से जंप मारेगा। तो इसका मतलब है ये एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, गेन एनर्जी, एनर्जी को गेन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 2, इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ए मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। अब यहां पे कह रहा है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, और उसके साथ अगर हम ए मीटर को कनेक्ट करें तो हमेशा ए मीटर को किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ए मीटर वैसे है कौन, ए मीटर एक डिवाइस है। ए मीटर क्या है, एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से करंट को मेजर किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ जब हम ए मीटर को कनेक्ट करते हैं तो हमेशा हमें कैसे कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। कैसे कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 3, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन। रेजिस्टेंस मींस रुकावट, ठीक है, वो चीज जो करंट को रोके, वो चीज जो करंट को रोके, वो चीज जो करंट की दुश्मन होती है। जैसे शैतान नमाज के लिए रोकता है, इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी क्या है, एक शैतान है जो क्या करता है, रोकता है, किसको, करंट को रोकता है। तो याद रखिएगा, यहां पे कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो रुकावट होती है, ये किस पे डिपेंड नहीं करती। याद रखिएगा, ये भी पता लगा लें, ये भी समझ लें कि रेजिस्टेंस हमेशा डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर 2, एरिया पे भी डिपेंड करता है। नंबर 3, रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, मगर एक चीज पे नहीं करता, डेंसिटी पे नहीं करता। किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो एक चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो है डेंसिटी। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 4, ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट, कह रहा है जो ओहम्स लॉ है वो क्या स्टेट करता है, या इसका जो लॉ है उसकी स्टेटमेंट क्या है। याद रखिएगा, ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट होती है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, माने करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पर। अगर वोल्टेज ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है करंट भी ज्यादा होगा, अगर वोल्टेज कम होंगे तो इसका मतलब है करंट भी कम होगा, ठीक है। तो ओहम्स लॉ की ये स्टेटमेंट है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पर। तो अब आप यहां पे स्टेटमेंट देखिए कौन सी करेक्ट होगी, करंट इंक्रीजेस, अगर करंट ज्यादा होगा इट मींस वोल्टेज इंक्रीज, तो वोल्टेज भी ज्यादा होंगे। तो यहां पे जो डी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 5, द कंडीशन व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0 इज नॉन एज, कह रहा है कि आप ये बताएं वो कौन सी कंडीशन है जिसमें सर्किट का, किसी सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट के अंदर हमेशा याद रखिएगा रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब भी आपका किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस 0 होगा तो हम कहेंगे ये जो सर्किट है ना, ये आपका क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 6 एमसीक्यूज, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ द ओहम्स लॉ इज, कह रहा है कि ओहम्स लॉ की जो वैलिडिटी है, माने ओहम्स लॉ जो है वो ओबे कब करता है, ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट कब होती है। तो यहां ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। नंबर 1, टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल बात ठीक है। करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, अभी मैंने लिखा था करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, वो भी बात होनी चाहिए। नंबर 3, रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर बाउंडेड टाइप, लाजिम बात है रेजिस्टेंस भी होगा
तो ये भी बात सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दीज, ये सारी की सारी बातें ओम्स लॉ भैया के लिए सही होंगी। नंबर 7 एमसीक्यूज, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, कह रहा है कि जो ओम का जो कानून है, जो लॉ है, वो किसको नहीं मानता, या कौन सी चीजें हैं जो ओम्स लॉ को नहीं मानती। वो चीजें जो ओम्स लॉ को मानती हैं, हम कहेंगे वो कौन है, ओमिक डिवाइसेस हैं। वो चीजें जो ओम्स लॉ को नहीं मानती, हम कहेंगे नॉन ओमिक है। तो यहां पे बताना है कि नॉन ओमिक डिवाइस कौन सी है, माने ओम्स लॉ को कौन सी चीजें नहीं ओबे करती, नहीं मानती। तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर्स जो है वो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट को नहीं मानते। कौन सी स्टेटमेंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो इस स्टेटमेंट को जो है नहीं मानते कौन, सेमीकंडक्टर्स। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 8, टू रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कह रहा है कि हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं जिनके अंदर जो रुकावट है, एक के अंदर है 6 ओम, हमारे पास एक रेजिस्टर है R1 जिसके अंदर आपके पास रुकावट है 6 ओम, और हमारे पास एक दूसरा रेजिस्टर है जिसके अंदर रुकावट है 12 ओम। तो और ये जो कनेक्टेड है ये पैरेलल कनेक्टेड है। तो बताएं कि इनके अंदर जो टोटल रुकावट होगी वो कितनी होगी। अब इनको हमने कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल। अब देखिए याद रखिएगा ये रेजिस्टेंस की साइन होती है, ये रेजिस्टर की साइन है, ठीक है। तो हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं, ये आपके दो रेजिस्टर्स हैं। क्या कह रहा है, कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो ये देखें पैरेलल हमेशा ऐसे लगाएंगे और इनको जो है हम यहां से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, ये देखें अब ये दोनों रेजिस्टर्स आपके पैरेलल कनेक्टेड है। तो कह रहा है कि एक के अंदर रुकावट इतनी है, दूसरे के अंदर इतनी है, टोटल रुकावट कितनी होगी। तो पैरेलल के लिए याद रखिएगा जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास होगा 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो वैल्यू पुट करें 1/R1, R1 कितना है हमारे पास 6 ओम, प्लस 1/R2, 1R2, R2 कितना है हमारे पास 12, ये आपका पास आ गया 12। अब जो है इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा आपके पास, यहां पे देखें इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों मुख्तलिफ हैं, तो नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो 6 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 72 आ जाएगा। ओके जी, अब क्या करेंगे, बाय कैमलिशन मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 को 12 से, ये 12 आ गया प्लस, और 6 को इससे मल्टीप्लाई 6 1 6, ठीक है। ओके जी, तो 1/RE इज इक्वल टू 12 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 18, और ये आपके पास क्या आ गया 72, ठीक है। तो 18 1 18, 18 4 72। तो 1/RE टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4। अब हमें कौन चाहिए, हमें तो RE चाहिए, 1/, नहीं चाहिए। तो इसको इस पूरे जुमले को हम कल्टी कर देंगे, कल्टीशा कर दें, इसको उल्ट कर दें। तो RE ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो RE ऊपर आ गया 1 नीचे, 1 नीचे लिखे ना लिखे आपकी मर्जी, इसको उल्टा कर दें तो क्या आएगा आंसर 4। तो आपके पास जो रुकावट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 9, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट इज कॉल्ड, कह रहा है कि वो चीज बताएं जो करंट की दुश्मन है। जब करंट बह रहा होता है तो वो चीज बताएं जो करंट को क्या करती है, रोकती है, फ्लो होने नहीं देती। तो याद रखिएगा वो कौन होता है, रेजिस्टेंस। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। लास्ट एमसीक्यूज नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग बैटरी इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कह रहा है कि यहां पे ये बताएं कि किसी भी सर्किट के अंदर जो आप बैटरियां लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, इसका रीजन बताएं। तो याद रखिएगा ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आपके पास जो वोल्टेज आ रहे हैं वो आपके क्या हो, कम ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर वोल्टेज कम ज्यादा होंगे तो आपकी चीज जो है वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। जैसे देखें ये बल्ब लगा हुआ है, हल्का का नजर पता नहीं आ रहा है, पता नहीं आ रहा। अगर कोई भी आपके पास बल्ब वगैरह है तो अगर उसको आप कम वोल्टेज देंगे जब भी जल जाएगा, ज्यादा देंगे तब भी जल जाएगा, उसको उतना ही दो जितनी उसकी जरूरत है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो है हम बैटरी इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे पास जो वोल्टेज हो वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जैसे देखिए आपके घर के अंदर आप स्टेबलाइजर का क्यों यूज करते हैं, अब ये खुद सोचिएगा, ठीक है। ओके जी, तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा,
वो होगा आपका सी ऑप्शन, टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ताकि कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेजेस है, वो आपके क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब यूनिट नंबर 16 है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यूज है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक पोल्स। कह रहा है कि मैग्नेट के पोल्स जो होते हैं उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास एक मैग्नेट है, तो हमें पता है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं। ठीक है, मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, दो। एक पोल का नाम होता है नॉर्थ और दूसरे का नाम होता है साउथ। ठीक है, दो पोल्स है। याद रखिएगा, एक जैसे जो पोल होंगे, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और जो मुख्तलिफ पोल्स होंगे, जैसे नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि ये एक आपके पास मैग्नेट है, क्या हम मैग्नेट के ये दो पोल्स हैं, इनको हम अलहदा कर सकते हैं, जुदा कर सकते हैं? हम कभी भी जुदा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसको अगर मैं आधा आधा कर दूं तो फिर भी इसके कितने हिस्से हो जाएंगे, दो। एक होगा नॉर्थ, दूसरा होगा साउथ। तो याद रखिएगा, मैग्नेट के पोल्स को कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अ सिंगल पोल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पे भी हमसे यही पूछ रहा है कि क्या मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं उनके हवाले से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो हम कहेंगे डी स्टेटमेंट सही है कि मैग्नेटिक पोल्स जो है ये दोनों, इन दोनों जुड़वा को कभी भी हम अलहदा आपस नहीं कर सकते। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 2, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। कह रहा है कि कोई अगर आपके पास अगर मैग्नेट है तो याद रख बताएं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा। याद रखिएगा, ये दो चीजें आपने ना गौर से समझनी है। सबसे पहले याद रखिएगा, मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस जो होती हैं उनका डायरेक्शन कैसे होता है, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है, हमेशा कैसे होती है, नॉर्थ से साउथ। हमेशा कैसे होती है, नॉर्थ से साउथ। याद रखिएगा दो बातें, एक है हमारे पास एक्सटर्नली और दूसरा है हमारे पास इंटरनली, अंदर से और बाहर से। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं उनका जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है, नॉर्थ से साउथ होता है। कैसे होता है, नॉर्थ से साउथ होता है। किस तरफ, बाहर की तरफ, नॉर्थ से साउथ होता है। अच्छा, अंदर से कैसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमेशा याद रखिएगा इस फॉर्म में होती है, लूप में होती है। लूप माने कोई भी चीज जहां से शुरू हो वहीं पे खत्म हो। जैसे हम घर से निकलते हैं, सारा दिन रूल पिन के दोबारा वापस वहीं पे आ जाते हैं। तो यहां पे जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो हमेशा उनका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, लूप में होगा। बाहर की तरफ कैसे होगा, नॉर्थ से साउथ, ऐसे नॉर्थ से साउथ। अंदर कैसे होगा, जब मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से साउथ तक पहुंचेंगी फिर क्या होगा, अंदर से ऐसे आएंगी, ऐसे होके और दोबारा फिर ऐसे चलना शुरू हो जाएंगी। तो अंदर से कैसे, साउथ से नॉर्थ, अंदर से साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो यहां पे भी यही पूछ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं उनका जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेट के अंदर क्या होगा, अंदर क्या होगा, नॉर्थ से, सॉरी साउथ से नॉर्थ। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 3, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय, कि फर्ज करें कि अगर हमारे पास ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, और मैं कहूं कि इस, हमें पता है कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड, किसी भी मैग्नेट के अराउंड कौन होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को अगर डिटेक्ट करना चाहें, किसी भी मैग्नेट के अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड को मालूम करना चाहें, या मैग्नेटिक फील्ड को जो डिटेक्ट किया जाता है वो किसकी मदद से किया जाता है, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा मालूम किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, वो हमेशा मैग्नेटिक कंपास की मदद से जो है वो मालूम किया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 4, इफ द करंट इन अ वायर व्हिच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस द फोर्स ऑन द वायर इज, कह रहा है कि एक हमारे पास वायर है और उसमें से जो है वो करंट फ्लो कर रहा है और उससे हमने रखा है, कहां पे रखा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो बताएं कि उसके ऊपर जो फोर्स होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए तो फोर्स क्या होगी। तो एक फार्मूला याद कर लें, F इज इक्वल टू बिल। F इज इक्वल टू बिल। F कौन है, मैग्नेटिक फोर्स, B कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, I कौन है, करंट, L कौन है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स का इन तीनों से जो ताल्लुक है ना वो डायरेक्टली है। डायरेक्टली का मतलब होता है एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज को कम करने से दूसरी चीज भी कम होगी। अगर मैं फर्ज करें लेंथ को बढ़ा दूं, अगर किसी लेंथ की कंडक्टर की लंबाई को बढ़ाऊंगा तो जो फोर्स होगी वो भी बढ़ जाएगी। अगर करंट को बढ़ाऊं, करंट को बढ़ा दूं
फिर भी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएं तब भी फोर्स क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इन तीनों को कम करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा, कह रहा है कि यहां पे अगर किसी वायर में से करंट पास कर रहा है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड को अगर बढ़ा दिया जाए तो फोर्स क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स, तो वो भी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 5, अ डीसी मोटर कन्वर्ट्स। कह रहा है कि एक हमारे पास डीसी मोटर है, वो क्या करता है, डीसी मोटर का काम होता है कि वो हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ऐसी डिवाइस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस को, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, डीसी मोटर कहते हैं। तो डीसी मोटर जो है एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। नंबर 6, व्हिच पार्ट ऑफ द डीसी मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कॉइल एवरी हाफ साइकिल। कह रहा है कि डीसी मोटर के अंदर एक पार्ट होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक टुकड़ा होता है, जिसका काम होता है कि वो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो बताएं कि कब करता है, हर आधे चक्कर के बाद। डीसी मोटर के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा होता है, एक हिस्सा होता है जो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है हर आधे चक्कर के बाद। वो कौन होता है, वो होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर डीसी मोटर के अंदर एक पार्ट होता है, एक टुकड़ा होता है, एक हिस्सा होता है, जिसका काम होता है करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देना हर आधे चक्कर के बाद। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 7, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज अकॉर्डेंस विद कन्वर्जेशन ऑफ। कह रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ईएमएफ का जो पैदा होना है, उसका जो डायरेक्शन है किसी सर्किट के अंदर, वो किसके बेस पे होता है। तो याद रखिएगा, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे होता है। ईएमएफ का इंड्यूस्ड होना जो है, उसका जो डायरेक्शन है, वो किसके बेस पे होता है, वो हमेशा जो है लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे होता है, या हम कहेंगे लेंजेस लॉ के बेस पे होता है। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 8 एमसीक्यूज कह रहा है कि द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसका क्या काम होता है। तो याद रखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफार्मर की एक टाइप है, एक ट्रांसफार्मर का किस्म है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ये काम होता है, स्टेप अप माने जो चीज की, कोई चीज के पास आ रही है उसको क्या कर देता है, स्टेप अप, बढ़ा देता है। तो बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज। जो इसके पास वोल्टेज आ रहे होते हैं उनको ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। जो बी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। इसको यहां पे आपका यूनिट नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 17, उसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टर किसे कहते हैं। वो चीज जिसमें से करंट इजीली पास हो जाए, वो चीज जिसमें से इजीली करंट पास हो जाए, हम उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर। कह रहा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। कह रहा है कि जो मेटल्स होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं, उनमें से करंट इजीली पास हो जाता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो उनके पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उनमें से इजीली करंट पास हो जाता है। तो ऐसा उनके पास क्या होता है, तो हम कहेंगे दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से जो है उनमें से इजीली करंट पास हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा। एमसीक्यूज नंबर 2, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेड पॉसिबल अ डिवाइस इज कॉल्ड। कह रहा है कि आप ये बताएं वो कौन सी डिवाइस है, जिस डिवाइस की मदद से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मुसलसल फ्लो होते रहें। वो कौन सी डिवाइस है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को मुसलसल जो है वो फ्लो करवाती है, वो किस डिवाइस की वजह से होता है। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम करवा सकते हैं और इसी की वजह से ये काम होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। नंबर 3 एमसीक्यूज, द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटेक्ट। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अगर डिटेक्ट करना चाहें, मालूम करना चाहें कि क्या कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो वो कैसे हम मालूम करें।
किसकी मदद से मालूम करें? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, उसकी प्रेजेंस को, मौजूदगी को चेक करना चाहते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन की मदद से जो है वो इजीली हम चेक कर सकते हैं। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 4, इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज, कह रहा है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें, तो फिर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स्ड होगा तो फोर्स का भी डायरेक्शन रिवर्स्ड होगा, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। MCQs number 5, the process of emission of electrons from the hot metal surface is called, कह रहा है कि हमारे पास एक हॉट मेटल सरफेस है और किसी हॉट मेटल सरफेस में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट हो रहे हैं। किसी हॉट मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन हो रही है। तो इस प्रोसेस को फिजिक्स के अंदर हम क्या कहते हैं? तो किसी भी हॉट मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स के इमिशन वाले प्रोसेस को हम फिजिक्स में थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मियोनिक इमिशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। 6 MCQs, इफ इनपुट ऑफ अ नॉट गेट इज 1 देन इट्स आउटपुट इज, याद रखिएगा इस एमसीक्यूज में ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कौन है? नॉट गेट है। कह रहा है कि अगर नॉट गेट का अगर इनपुट 1 होगा तो फिर उसका आउटपुट क्या होगा? याद रखिएगा, नॉट गेट में इनपुट या आउटपुट हमेशा या तो 1 होगा या 0 होगा। अगर इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1 होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक हमारे पास नॉट गेट है और उसके अंदर जो हम इनपुट उसको दे रहे हैं वो 1 दे रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा, जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा? 0। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। नंबर 7, द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन एंड गेट इज, कह रहा है कि एंड गेट को बूलियन एक्सप्रेशन में कैसे लिखा जाता है? तो याद रखिएगा, बूलियन एक्सप्रेशन में एंड गेट को हम हमेशा कैसे लिखते हैं? ए डॉट बी। ए ऑप्शन जो होगा ना वो करेक्ट होगा, ए डॉट बी। ठीक है, एंड गेट को हमेशा बूलियन एक्सप्रेशन में ए डॉट बी लिखा जाता है। 8 MCQs, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्राइजेज द, कह रहा है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, कहाँ कहाँ कंप्राइज करती है? फिजिक्स में करती है, बिल्कुल करती है। इंजीनियरिंग, बिल्कुल इंजीनियरिंग में भी होती है। टेक्नोलॉजी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल होती है। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, इन सारों के अंदर इस्तेमाल होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा। नंबर 9 MCQs, द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर गेट, कह रहा है कि और गेट को बूलियन एक्सप्रेशन में कैसे लिखा जाता है? पहले सवाल में 7 में जो है हमसे एंड गेट का पूछा था, अब हमसे और गेट का पूछ रहा है। तो बूलियन एक्सप्रेशन में और गेट को कैसे लिखा जाता है? ए प्लस बी, मगर ए और बी क्या होंगे? कैपिटल, ए प्लस बी। ठीक है, अगर एंड गेट बोलता तो ए डॉट बी। तो यहाँ पे और गेट की बात हो रही है तो और गेट को बूलियन एक्सप्रेशन में लिखा जाता है ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। यूनिट नंबर 17, इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 10, द कैथोड रे कैरीज, कह रहा है जो कैथोड रे होती है वो क्या कैरी करती है? याद रखिएगा, वो कैरी करती है नेगेटिव चार्ज। क्या कैरी करती है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज भी कह सकते हैं, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ऑप्शन होता तो हम इलेक्ट्रॉन को भी जो है वो टिक करते हैं, क्योंकि कैथोड कहते हैं किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। यूनिट नंबर 18, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका पहला एमसीक्यूज है,
Another name for a supercomputer is, कह रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, मतलब सुपर कंप्यूटर को हम दूसरा क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर का जो दूसरा नाम है वो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर भी सुपर कंप्यूटर को कहा जाता है। तो ऐसे भी सवाल आ सकता है कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर को और क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को क्या कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। नंबर 2 एमसीक्यूज, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज आर कलेक्टिवली रिफर टू एज, कह रहे ये जो इनपुट होता है या प्रोसेसिंग है या आउटपुट है और ये जो स्टोरेज है, इन सारों को अगर हम मिलाएं, इन सारों को अगर हम मिलाएं तो इनका क्या नाम होगा कलेक्टिवली, या इनको मिलाने से क्या नाम बनेगा, या ये सारी चीजें किस में होती हैं। तो याद रखिएगा इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है और स्टोरेज होता है। तो इन चारों को हम अगर हम कलेक्टिवली कहें तो हम क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। पर 3 एमसीक्यूज, डैश इज द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर दैट रैंक्स फ्रॉम प्रोसेसिंग इनपुट डेटा, कह रहा है कि वो क्या चीज है जो हमें कंप्यूटर आउटपुट की शक्ल में देता है जब हम उसे इनपुट देते हैं। तो आप देखेंगे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, जब हम उसे इनपुट देते हैं, जब हम इनपुट देते हैं, इनपुट माने फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं इनपुट दे रहा हूं, आप जो मुझे रिजल्ट देंगे वो क्या होगा, आउटपुट। तो कह रहा है कि कंप्यूटर को जब हम इनपुट देते हैं, कोई भी चीज, कोई भी हम इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी चीजें हमें बदले में क्या देती हैं, हमें क्या देती हैं, आउटपुट देती हैं। ठीक है, और वो जो आउटपुट होता है किसकी शक्ल में होता है, इंफॉर्मेशन की शक्ल में होता है। जब हम कुछ भी कंप्यूटर के अंदर लिखें तो हमें हमेशा मोबाइल, ये सारी चीजें क्या देती है, इंफॉर्मेशन की शक्ल में आउटपुट देती है ना। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा कि इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट। इंफॉर्मेशन बेसिकली आउटपुट है जो कंप्यूटर देता है जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा। नंबर 4 एमसीक्यूज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, कह रहे हैं इन 4 ऑप्शन में से बताएं वो कौन सी चीज है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होती या उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल नहीं किया जाता। वो आपका डी ऑप्शन होगा, टैली। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है और ये हम यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। जो लोग बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, और कारोबार का सारा रिकॉर्ड रखने के लिए जो है हम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, टैली। ये जो टैली है ये बेसिकली जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कंसीडर्ड नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। नंबर 5 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट कंप्यूटर्स इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर विद एन ऑफिस बिल्डिंग, कह रहा है कि एक ऑफिस बिल्डिंग है और उस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, और उन सारे कंप्यूटर्स को अगर हम किसी एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दें, जिस तरह ऑफिस के अंदर होता है, अगर कोई टीचर कंप्यूटर लैब में पढ़ा रहा है, या अक्सर यूनिवर्सिटीज में भी होता है कि बच्चों की जो लैब्स होती हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर किसी एक कंप्यूटर से जो है ना वो कनेक्ट होते हैं। तो अगर हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को किसी एक कंप्यूटर के साथ अगर हम कनेक्ट कर दें, जो ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह में अक्सर होता है, तो इस अमल को बेसिकली हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे लैन, LAN कैपिटल में। ठीक है, तो ये जो डी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। नंबर 6 एमसीक्यूज, अ कंप्यूटर प्रोग्राम, बताएं कि कंप्यूटर का प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट, जो ट्रांसलेट करता है, वन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को, एट अ टाइम, एक उसी वक्त में करता है, इनटू अ मशीन लैंग्वेज, मशीन की लैंग्वेज में। इस एमसीक्यूज का बेसिकली मकसद है कि बताएं कि कंप्यूटर के अंदर वो कौन सा प्रोग्राम है जो एक ही वक्त में एक प्रोग्राम को मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, वो कौन सा होता है। तो याद रखिएगा उसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो है बेसिकली कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम होता है जो बेसिकली क्या करता है, एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में एक ही वक्त में जो है वो क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में।
तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। 7 MCQs, द नेम गिवन टू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट अ डिजायर्ड रिजल्ट। कह रहा है कि उस चीज का नाम बताएं जो हम कंप्यूटर को दें, उस चीज का नाम बताएं जो हम कंप्यूटर को अक्सर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो फिर कंप्यूटर क्या करता है, हमें जिस तरह का हम उसे कंप्यूटर को कहते हैं, या मतलब जिस तरह का कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, तो कंप्यूटर हमें क्या करता है, उस तरह का हमें डिजायर रिजल्ट देता है, हमारी मर्जी का। जिस तरह की आप सर्च चीज करेंगे उसी तरह का रिजल्ट आएगा ना। तो कह रहा है उस चीज का नाम बताएं होती है, वो बेसिकली प्रोग्राम होता है, क्योंकि प्रोग्राम का काम होता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज में जिस तरह का हम इनपुट देंगे वो हमें उस तरह का डिजायर रिजल्ट देगा। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। नंबर 8 MCQs, USB स्टैंड्स फॉर। कह रहा है कि USB जो है ये किस चीज की एब्रीविएशन है, मतलब ये किस चीज की फुल फॉर्म है। U माने यूनिवर्सल, S माने सीरियल, B माने बस, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। 9 MCQs, which is the extension not suitable to an MS Word file। अब अक्सर देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर MS Word फाइल और MS Word होता है, और उसके अंदर आप डिफरेंट नोट्स वगैरह मुख्तलिफ चीजें वगैरह बनाते हैं, आप लिखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में बताएं वो कौन सी चीज है जो MS Word की फाइल के अंदर नहीं होती। तो वो कौन सी नहीं होती, .docx, ठीक है। बी ऑप्शन जो होगा वो उसका करेक्ट होगा, .docx, .docx। तो लास्ट MCQs है, MCQs नंबर 10, ICT स्टैंड्स फॉर। कह रहा है कि ICT की जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी। तो I मीन्स इंफॉर्मेशन, C माने कम्युनिकेशंस, और T माने टेक्नोलॉजी। तो इसकी फुल फॉर्म होगी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पे आपके 18 चैप्टर के MCQs खत्म हुए। 19 एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके MCQs डिस्कस करेंगे, जिसका पहला MCQs है 1H2 एंड 1H3R। कह रहा है कि ये क्या है, तो थोड़ा सा चीज समझ लें क्योंकि आगे हमें काम आनी है। याद रखिएगा यहाँ पे बीच में हमेशा क्या होता है, एलिमेंट का सिंबल होता है, बीच में हमेशा एलिमेंट का सिंबल होता है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो बेसिकली किसको जाहिर कर रही होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के तादाद को, कि किसी भी एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं ये उसको जाहिर कर रहा होता है। और हमेशा ऊपर जो है ये जो चीज है ये किसको जाहिर करिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। किसको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि उस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। ओके जी, तो यहां पे MCQs है कि बताएं H कौन है, हाइड्रोजन। अब देखें हाइड्रोजन का यहां पर देखें 1 लिखा है और यहां भी 1 है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं, वो आपके कितने होते हैं, 1 होते हैं। मगर यहां पे देखें ऊपर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे 2 लिखे हैं, और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने लिखे हुए हैं, 3 लिखे हुए हैं। तो याद रखिएगा अगर आपके न्यूट्रॉन्स का तादाद 1 है हाइड्रोजन में तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूट्रियम, और इससे हम क्या कहते हैं, अगर 3 न्यूट्रॉन्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्राइटियम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बेसिकली क्या दिए हुए हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कौन है, बेसिकली ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, आइसोटोप्स। नंबर 2 MCQs, द न्यूट्रल एटम्स ऑफ ऑल ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव। कह रहे कि आइसोटोप्स के अंदर बताएं कि वो कौन सी चीज है जो आपकी सेम होती है। तो याद रखिएगा आइसोटोप्स के अंदर जो सेम चीज होती है किसी न्यूट्रल एटम में, वो हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। किसी भी न्यूट्रल एटम में उसके जो आइसोटोप्स होंगे उनके अंदर हमेशा, ये बात याद रख लें, आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का तादाद है वो हमेशा सेम रहता है, मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। नंबर 3 MCQs, कंसीडर द स्पीशीज 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37, दीज स्पीशीज हैव। अब यहां पे देखिए बेसिकली बीच में क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन लिखा हुआ है। तो क्लोरीन कौन है, ये एक एलिमेंट है, और नीचे देखिए 17 लिखा हुआ है,
तो ये 17 बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लोरीन के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 17 होते हैं। मगर ऊपर देखें, इन्होंने पहले में जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 35 दिए हैं और ऊपर जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दूसरे में क्या दिए, 37 दिए हैं। तो बेसिकली यहां पे हमसे पूछ रहा है कि नीचे ऑप्शंस दिए गए, इसमें क्या कह रहा है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, क्या इसके अंदर न्यूक्लियंस जो है वो एग्जैक्ट नंबर है या एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। और ये भी बात याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं, ये बात याद रखें, किसी भी एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो डिफरेंट होते हैं मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होंगे, सेम। तो बी ऑप्शन जो है वो उसका राइट होगा। नंबर 4 एमसीक्यूज, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और उसका अगर हम उसका जो एटॉमिक मास होगा वो किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो मास है उसको मिलाते हैं तो किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का मास मिलाने से क्या बनता है, एटॉमिक मास बनता है। ये बात याद रख लें। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 5, द मैक्सिमम मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन, कह रहा है कि जो किसी भी एटम के अंदर जो है वो मैक्सिमम जो मास होता है वो कहां पे कॉन्सेंट्रेट करता है। तो याद रखिएगा किसी भी एटम के अंदर जो मैक्सिमम मास होता है, ज्यादा से ज्यादा जो मास होगा, ज्यादा से ज्यादा जो वजन होगा वो हमेशा किसका होगा, वो न्यूक्लियस का होगा। अब ऐसा क्यों कि न्यूक्लियस का क्यों होगा, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस के अंदर दो बंधे रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस वजह से याद रखिएगा किसी भी एटम के अंदर जो मैक्सिमम मास होगा वो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के होने की वजह से होगा और वो कहां होते हैं, न्यूक्लियस में। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 6 एमसीक्यूज, कंसीडर आइसोटोप, और ये यूरेनियम इन्होंने दिया है, ठीक है, और कह रहे हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है यूरेनियम और कह रहा है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट इज, बताएं कि इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो याद रखिएगा अगर कोई भी आपके पास अगर कोई एलिमेंट मिला हुआ है और उसके अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मालूम करना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को, सिंपल सादे अल्फाजों में अगर आसान कोई ट्रिक बताऊं तो सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दें। तो ऊपर देखें क्या है 237 और नीचे क्या है 92। 237 में से अगर हम 92 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 145। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 7 एमसीक्यूज, द सिंबल डिनोट्स द प्रोटॉन नंबर इज, कह रहा है कि प्रोटॉन्स नंबर जो होते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम किस निशानी से पहचानते हैं। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम जो है वो Z से पहचानते हैं। तो या ऐसे भी कह सकते हैं प्रोटॉन नंबर इज डिनोटेड बाय Z, प्रोटॉन नंबर को जो है वो शो किया जाता है, जाहिर किया जाता है Z से। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 8, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम, कह रहा है कि प्रोटियम के अंदर बताएं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटियम है और इसके ऊपर देखिए, ऊपर जो भी चीज होगी वो क्या है, आपका एटॉमिक मास, और नीचे आपका क्या है, एटॉमिक नंबर। और जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ऊपर कौन होते हैं, आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और नीचे जो है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो याद रखिएगा यहां पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे मालूम करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे तो बड़ी वैल्यू भी सेम है और छोटी वैल्यू भी सेम है। तो सिंपल क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को, ऊपर वाली वैल्यूज को नीचे वाले में से माइनस या नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस। तो 1 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर यहाँ पे जो पूछ रहा है प्रोटियम, तो प्रोटियम के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो आपका 0 होगा। तो 0 ऑप्शन भी करेक्ट है मगर 0 यहाँ तो है ही नहीं। तो यहाँ पे करेंगे द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम इज नो, कोई भी नहीं होता। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 9, इन एन एटम, किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस व्हेन कंपेयर टू द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जब भी हम न्यूक्लियस को
अगर हम उसकी बराबरी करें, कंपैरिजन करें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के साथ तो क्या होगा। याद रखिएगा, किसी भी एटम के अंदर जब हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के साथ न्यूक्लियस का कंपैरिजन करते हैं तो याद रखिएगा इनका जो वॉल्यूम होगा वो स्मॉलर होगा, वॉल्यूम उसका कम होगा, मगर हैवियर इन मास, मगर उसका जो वजन होगा वो ज्यादा हो जाएगा। अगर हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट और न्यूक्लियस का दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें, एक का नाम फर्ज रखते हैं हम ए रखते हैं और दूसरे का अगर हम बी रखते हैं, तो ये आपका फर्ज करें ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका न्यूक्लियस एक्स्ट्रा पार्ट, ई रख देता हूं, न्यूक्लियर एक्स्ट्रा पार्ट। अगर इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो इनमें जो मेन जो चीज है वो क्या है, इनका वॉल्यूम जो है वो जो फर्क होगा वो क्या होगा, इनका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा, मगर हैवियर इन मास, इनका जो वजन होगा वो ज्यादा होगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास वो क्या है, इफ एन एलिमेंट बी, एक हमारे पास एलिमेंट है उसका नाम है बी, एक एलिमेंट है उसका नाम है बी, इट मींस के बेरिलियम की बात की जा रही है 5 प्रोटॉन्स, जिसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके 5 हैं। तो हमेशा हमें पता है कि प्रोटॉन हमेशा नीचे लिखे जाते हैं और न्यूट्रॉन हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं। तो कह रहा है कि एक हमारे पास एलिमेंट है जिसका नाम बी है, जिसके अंदर 5 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो विल बी द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी। तो बताया फिर उसे हम लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं वो आपके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 5 प्रोटॉन्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 प्रोटॉन्स, ये 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6, ये आपका 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अच्छा जी, अब अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे आपने तो ऊपर 6 लिख दिया है, तो ये कैसे। तो याद रखिएगा कि हमें किसी भी, हमेशा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऊपर हमेशा क्या होता है, ऊपर जो है हमेशा क्या होगा आपका एटॉमिक मास, ऊपर हमेशा क्या होता है एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास हमें कब मिलता है, जब हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में प्लस करते हैं तो एटॉमिक मास बनता है। तो मुझे बताया अगर हम ऊपर हम जो है वो एटॉमिक मास रखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करें तो 6 और 5 कितने होते हैं 11, तो हमें ऊपर 11 लिखने चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये 5 को ऊपर लिख दे 11 को नीचे लिख दे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वैसे होना ये चाहिए था, आंसर होना ये चाहिए था। याद रखिएगा ऊपर हमेशा क्या, पहले मैंने बताया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये भी कह सकते हैं कि ऊपर जो कौन होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे मिलता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या करने से, प्लस करने से। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें, इसमें देखें प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन 6 है और प्रोटॉन 5 है, दोनों को प्लस करें 5 और 6 11, तो ऊपर मैंने 11 रख दिया है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वैसे होना ये चाहिए था, ये ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है आपके पास मौजूद है, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसलिए यहाँ पे जो है यूनिट नंबर 19 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज खत्म हुए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारे एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आई या मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरी इस्लाह कीजिएगा, मुझे बताइएगा, कोई मसला नहीं, हम मिलके सीखेंगे, कोई बात नहीं। हर इंसान जो है वो गलतियों से सीखता है, ठीक है। अगर कोई बात नहीं समझ में आई या बार बार वीडियो को रिपीट करें, सुने, इंशाल्लाह जरूर समझ में आएगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो।